हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वितान भाग 2 चैप्टर 1 सिल्वर वेडिंग का सारांश, जो क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है वितान पाठ से। तो आज इसकी समरी पढ़ते हैं। सिल्वर वेडिंग के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। इस कहानी के जरिए उन्होंने दो पीढ़ियों के बीच के अंतराल यानी जनरेशन गैप के अंतर्द्वंद को दर्शाया है। यानी यह कहानी दो पीढ़ियों, पुरानी पीढ़ी व नई पीढ़ी के विचारों व जीने के तौर तरीकों के अंतर को स्पष्ट करती है। कहानी के मुख्य पात्र यशोधर बाबू पुराने ख्यालात के व्यक्ति हैं, जो अपने परंपरागत मूल्यों, आदर्शों और अपने संस्कारों को जीवित करना चाहते हैं, मगर उनके बच्चे नए ज़माने के हिसाब से जीवन जीने में विश्वास करते हैं। उसकी पत्नी भी समय के साथ साथ अपने आप को बदलकर आधुनिक तौर तरीके अपना चुकी है, लेकिन यशोधर बाबू अपने आप को बदलने को राज़ी नहीं है। अर्थात यशोधर बाबू पुराने पारंपरिक तरीक़ों से ही अपना जीवन जीना चाहते हैं और अपने बच्चे और अपने परिवार को भी वो अपने हिसाब से ही चलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए यशोधर बाबू और उनके परिवार और उनके बच्चों में आपस में अंतर्भेद रहता है, और यही बात उनके व परिजनों के बीच टकराव की वजह बन जाती है। यशोधर पंत एक सरकारी दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर के पद पर तैनात थे और दिल्ली के गोल मार्केट में रहते थे। वो पुरानी परंपरा व विचारधारा को मानने वाले सीधे सरल व्यक्ति थे, मगर उनके परिवार के सभी सदस्य आधुनिक जीवन अपना चुके थे। यहाँ तक कि उनकी पत्नी, जो कभी पूर्ण रूप से उन्हीं की तरह संस्कारित होती थी, अब उसने भी अपने बच्चों की मर्जी के अनुसार आधुनिक तौर तरीके अपना लिए थे, मॉडर्न बन चुकी थी। इसी कारण यशोधर बाबू का अपने परिवार वालों के साथ मतभेद चलता रहता था। यशोधर बाबू अपनी मॉडर्न पत्नी का शाइनल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुहासी, लोग करे तमाशे कहकर मजाक उड़ाते थे। यशोधर बाबू के 3 बेटे और 1 बेटी थी। परिवार में 4 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा भूषण 1500 रुपये प्रति माह के वेतन से एक विज्ञापन कंपनी में काम करता था। दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा था और तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका जा चुका था। बच्चे पढ़ने में ठीक थे। बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती थी, इसलिए वह विवाह के लिए तैयार नहीं थी, और यशोधर बाबू अपनी बेटी का विवाह करना चाहते थे, लेकिन वो लड़की विवाह के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो अपनी बच्ची से भी नाराज़ रहते थे। कहानी की शुरुआत करते हुए लेखक कहते हैं कि यशोधर बाबू अपने दफ्तर में बैठे हुए अपनी घड़ी को देखते हैं, जो उस वक्त ठीक शाम के 5:25 बजा रही थी। किसकी घड़ी? यशोधर बाबू की कलाई पर जो पुरानी घड़ी थी, वो अपनी घड़ी के टाइम के अनुसार बताते हैं कि 5:25 हो चुके थे। अपनी घड़ी को 5 मिनट सुस्त बताते हुए यानी लेट बताते हुए वो जैसे ही दफ्तर से घर जाने के लिए उठ खड़े हुए, तो दफ्तर के एक कर्मचारी चड्ढा ने उनकी घड़ी पर व्यंग्य कसते हुए उनसे डिजिटल घड़ी लेने की बात की, और वो पुरानी घड़ी के बारे में उनका मजाक उड़ाते हैं और नई घड़ी खरीदने के लिए कहते हैं। उसके बाद का जवाब देते हुए यशोधर बाबू उसे बताते हैं कि यह घड़ी उन्हें शादी में उपहार के स्वरूप मिली थी, इसलिए उन्हें यह बेहद प्रिय है। बातों बातों में उनके दफ्तर वालों को यह पता चल जाता है कि उनकी शादी 6 फरवरी सन 1947 को हुई थी, और आज उनकी सिल्वर वेडिंग यानी शादी की 25वीं सालगिरह है। वो यशोधर बाबू से पार्टी मांगने लगते हैं। कौन? उसके ऑफिस वाले जो कर्मचारी हैं। यशोधर बाबू 30 रुपये उन्हें पार्टी के लिए देते हैं, मगर खुद उस चाय पार्टी में शामिल होने की बजाय अपने घर को निकल पड़ते हैं। यशोधर बाबू पुराने विचारों के व्यक्ति होने के नाते वो कोई पार्टी वार्टी पसंद नहीं करते थे। ये सब अंग्रेज़ों का चोचला बताते थे कि अंग्रेज़ों के चोचले हैं ये।
अचानक यशोधर बाबू को किशनदा यानी अपने बड़े भाई की याद आती है। किशनदा उनके दफ्तर में काम करने वाला व्यक्ति था और वह यशोधर बाबू उनको अपना बड़ा भाई मानते थे। उनकी याद आती है जो ऑफिस में चाय पानी पीने गप्पे लड़ाने की समय की बर्बादी मानते थे और वो किशनदा के विचारों पर ही चलते थे। वो किशनदा की कही हुई सभी बातों का अनुसरण किया करते थे, उनको ही अपना मार्गदर्शक या आदर्श मानते थे। जब यशोधर बाबू मैट्रिक पास कर दिल्ली आए तो किशनदा ने ही उन्हें अपने घर में शरण दी थी। किशनदा के साथ रहे थे। सरकारी नौकरी करने के लिए उस समय उनकी उम्र कम थी, इसलिए उन्हें कुछ समय के लिए अपने घर में ही रसोइया बना दिया था और बाद में उन्हें अपने ही ऑफिस में नौकरी करवा दी गई थी। यशोधर बाबू के जीवन व चरित्र निर्माण में किशनदा का एक बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि यशोधर बाबू के माता पिता नहीं थे। वह ताई और ताऊ जी के पास रहता था और जब वो दिल्ली आया तो उनको किशनदा का सहारा मिला। तो किशनदा को ही आदर्श मानते थे और उनके ही बताए हुए हर कार्य को पर चलना चाहते थे। उनके जीवन मूल्यों के अनुसार ही वो हर बात का किशनदा का ही अनुसरण करते थे। यशोधर बाबू के जीवन का चरित्र निर्माण में किशनदा का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने किशनदा से ही ऑफिस में रहने व कार्य करने के तौर तरीके सीखे थे। किशनदा आजीवन अविवाहित रहे। उनका जीवन बहुत ही सरल व सादगी भरा था। वो धार्मिक और परोपकारी व्यक्ति थे। वो अपने आदर्शों पर चलते थे, समाज सेवा का कार्य करते थे और सभी के मार्गदर्शक भी थे। वे लोगों की आर्थिक सहायता करते थे और अनमैरिड थे। वो पहाड़ कुमायूं उत्तराखंड से नौकरी के लिए आने वाले लोगों के रहने खाने की अपने घर में ही व्यवस्था करते थे। उनकी नौकरी को ढूंढने में मदद करते थे, यानी वो समाज सेवक थे। वो अपनी सभ्यता व संस्कृति से प्रेम करते थे। यशोधर बाबू ने उनसे यह सब सीखा और उनका अपने जीवन में अनुसरण किया। यशोधर बाबू की एक निश्चित दिनचर्या थी। वो पैदल ही घर से चलकर ऑफिस जाते और शाम को 5 बजे ऑफिस के बाद सबसे पहले बिड़ला मंदिर जाते, फिर पार्क में बैठकर प्रवचन सुनते और उसके बाद सब्जी मंडी जाकर सब्जी खरीदकर पैदल ही घर पहुंचते थे। इस तरह वो 5 बजे ऑफिस से निकलकर और 8 बजे के बाद ही वो अपने घर पहुंचते थे, क्योंकि घर परिवार के सदस्यों के साथ उसके विचार नहीं मिलते थे। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना घर से बाहर ही बिताना चाहता था। हालांकि वो अब ऑफिस पैदल ही जाने लगे थे, लेकिन पहले साइकिल से जाते थे। उनके बच्चे अब बड़े हो चुके थे, जिन्हें उनका साइकिल से ऑफिस जाना पसंद नहीं था। स्कूटर उन्हें पसंद नहीं था और कार वो खरीद नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने पैदल ही आना जाना शुरू कर दिया था। आज भी वो रोज़ की तरह दफ्तर से पहले सीधे बिड़ला मंदिर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में अचानक उनकी नज़र उस क्वार्टर या कमरे पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा रहा करते थे। उस क्वार्टर को तोड़कर वहाँ 3 मंजिला मकान बना दिया गया था और उनके बच्चे भी चाहते थे कि वो भी अब अपने पद के अनुसार बड़ा मकान ले लें, लेकिन उनको वही जगह पसंद थी, इसलिए वहाँ से कहीं और नहीं जाना चाहते थे। कौन? यशोधर बाबू। यशोधर बाबू व उनके बच्चों के बीच अक्सर विचारों की टकराव चलता रहता था। ऐसे में कभी कभी वो सोचते थे कि काश किशनदा की तरह वो भी अविवाहित रहते और समाज सेवा में अपना जीवन लगा देते। लेकिन फिर उन्हें उनके रिटायरमेंट के बाद का समय याद आता है कि जब किशनदा को किसी ने सहारा नहीं दिया और वो गांव चले गए। वहाँ उनकी 1 साल के बाद मृत्यु हो गई। इस प्रकार यशोधर बाबू के मन के भीतर विचारों का अंतर्द्वंद चलता रहा। यशोधर बाबू का मंदिर जाना, धार्मिक कार्यों में भाग लेना, प्रवचन सुनना आदि उनके परिवार वालों को पसंद नहीं था, क्योंकि उनके परिवार वाले मॉडर्न थे। उनके बच्चे अक्सर उनसे कहते थे कि अभी वो इतने बूढ़े नहीं हुए कि मंदिर जाकर प्रवचन सुने। यशोधर बाबू मंदिर जाने के बाद प्रवचन सुनते तो बैठ गए, लेकिन आज उनका प्रवचन में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उनके दिमाग में कई तरह के ख्याल आ जा रहे थे, लेकिन वो प्रवचन से उठकर सब्जी मंडी की तरफ निकल पड़े। तभी उन्हें याद आया कि उनके बेटे बाजार से सामान लाने के लिए नौकर रखने को कहते हैं, मगर खुद जाना पसंद नहीं करते।
उनका बड़ा बेटा तो उन्हें अपना वेतन तक नहीं देता, अपने पैसों अपनी मर्ज़ी से घर का सामान खुद ही खरीद कर लाता है और फिर सबको उस सामान का रौब दिखाता है। यशोधर बाबू चाहते हैं उनका बेटा जो एक कंपनी में काम करते हैं वो 1500 रुपये हर महीना ला करके मुझे दे और मैं अपने हिसाब से खर्च करूं, लेकिन उनका बड़ा बेटा ऐसा नहीं करता। फिर उनको उस सामान का रौब दिखाता है। सब्जी मंडी से सब्जी लेकर जब यशोधर बाबू घर पहुंचे तो देखा कि उनका बेटा उनके घर के बाहर अपने बॉस को विदा कर रहा था और घर से अन्य लोग भी विदा ले रहे थे और घर में पार्टी चल रही थी। पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। बाद में भूषण ने उन्हें शिकायत करते हुए बताया कि उनके घर में उनकी सिल्वर वेडिंग की पार्टी चल रही है और वो ही इतने देर से आ रहे हैं। यह सब सुनकर यशोधर बाबू को बहुत दुख हुआ, क्योंकि किसी ने उन्हें पार्टी के आयोजन के बारे में कुछ नहीं बताया था और परिवार ने अपने आप मिल करके सिल्वर वेडिंग रख लेते हैं। लेकिन यशोधर बाबू को नहीं पता होता कि आज तुम्हारे घर में पार्टी है। वैसे भी उन्हें पार्टी वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर बच्चों के बहुत आग्रह करने पर उन्होंने केक तो काटा, लेकिन केक में अंडा होने का संध्या पूजा करने का बहाना बनाकर खाया नहीं और वो वहाँ से उठकर संध्या पूजा करने चले गए और तब तक पूजा स्थल पर ही बैठे रहे जब तक सारे मेहमान घर से विदा नहीं हुए। मेहमानों के चले जाने के बाद पत्नी के बुलावे पर जब वो बैठक में आए तो उनके बड़े बेटे ने उन्हें ऊनी ड्रेसिंग गाउन गिफ्ट किया और कहा कि वो उसे ही पहनकर कल से सुबह दूध लेने जाया करें। लेकिन यशोधर बाबू यह सोच रहे थे कि काश उनका बेटा उन्हें ड्रेसिंग गाउन देने के बजाय उनसे कहता कि कल से वह उनकी जगह दूध लेकर आया करेगा। यशोधर बाबू चाहता है कि उसका बेटा दूध लेकर आए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब बातें सुनकर उसकी आंखों में पानी आ जाता है और उदास हो जाते हैं। एक तरफ वो अपने बच्चे में विचारों के अंतर्द्वंद्व के कारण उदास हो जाते हैं, लेकिन वो उन्हीं गाउन पहनकर एक तरफ से खुश हैं, क्योंकि किशन दा भी इसी प्रकार के कपड़े पहनता था और वो किशन दा की तरह कपड़े पहनकर वो अंदर से खुश भी था। तो ये थी सिल्वर वेडिंग कहानी, जो पारंपरिक विचारों के व्यक्ति और एक आधुनिक परिवार के बच्चे थे। आपस में उन दोनों के विचारों के टकराव के कारण घर में माहौल अच्छा नहीं रहता था और उन दोनों के बीच में टकराव होता रहता था, उनके विचारों में टकराव ही चलता रहता था। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमें बड़े बुजुर्गों के अनुसार अपने ज़्यादा आधुनिक न होकर के उनके विचारों को अपनाकर उन्हें बिल्कुल समाज से अलग न करके थोड़ा बहुत हमें उनके अनुसार भी ढाल लेना चाहिए और बड़े बुजुर्गों को भी आधुनिक ज़माने के साथ साथ अपने आप में कुछ परिवर्तन अवश्य कर लेना चाहिए। तो ये थी आपकी सिल्वर वेडिंग कहानी का सारांश। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।